हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप भी अपने बोर्ड एग्जाम में खासकर सोशल साइंस में 90 से 95% मार्क लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जी हाँ मेरे दोस्त, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इधर सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया हुआ है। इस वीडियो से आप लोग के बोर्ड एग्जाम में D2 क्वेश्चन, जी हाँ मेरे दोस्त, ऑप्शन सहित फंसने वाले हैं। आपका पेपर समझो अभी वायरल हो गया, तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत करना, अंत तक देखते रहना। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले जो ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, जैसे फर्स्ट ही आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति हुई, मतलब जो फ्रांस की क्रांति थी ना, वह कब हुई थी। ऑप्शन है 1788 ईस्वी, 1789 ईस्वी, 1790 ईस्वी और 1707 ईस्वी। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन जो मतलब सही होना चाहिए था वो है हम लोग का ख, क्योंकि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो 1789 ईस्वी में हुई थी। तो सिंपल इसका ख ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देख सकते हैं, जो सेकंड प्रश्न है आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि कपास की खेती के लिए, ठीक है, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। उपयुक्त कहने का मतलब कि कौन सी मृदा मतलब अच्छी है, कौन सी मृदा उपयोगी है। ठीक है, तो देखिए, जो कपास की खेती के लिए ना, मैं अगर आपको बताना चाहूँ, ठीक है, कि कौन सी मृदा मतलब उपयुक्त है या अच्छी है, तो आप ये सब जानते हो कि जो काली मिट्टी होती है ना, वो कपास की मतलब खेती के लिए अच्छी होती है। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ ये आपका सेकंड प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं कि चार चित्रों की श्रृंखला किसने बनाई। काफी ये भी अच्छा प्रश्न है कि चार चित्रों की श्रृंखला किसने बनाई। तो देखिए, ऑप्शन है फ्रेडरिक सारिउ, ऑटो वन बिस्मार्क, गैरीबाल्डी और मैथ्सिनी। ये आपने अपने फर्स्ट ही चैप्टर में, हिस्ट्री के फर्स्ट ही चैप्टर में, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उदय है उसमें पढ़ा होगा कि चार चित्रों की जो श्रृंखला है ना, वो फ्रेडरिक सारिउ के द्वारा बनाया गया था। तो ये याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है और 2 मार्क में भी, ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछता है कि चार चित्रों की श्रृंखला किसने बनाई। तो आपको लिखना होता है कि चार चित्रों की श्रृंखला फ्रेडरिक सारिउ ने बनाई, ऐसे कर कर आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर, आप लोग देख सकते हो कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। ठीक है, करो या मरो का नारा किसका था या किसने दिया था, ये प्रश्न आपसे पूछ दे तो इसका आप लोग आंसर क्या लिखोगे। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखो, इसमें जो ऑप्शन है ना, वो है सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और चंद्रशेखर आजाद और महात्मा गांधी। तो देखिए, करो या मरो का नारा, ठीक है, वो हम लोग के गांधी जी हम मेरे दोस्त महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो इसका ये हम लोग का घ ऑप्शन सही है, यानी चौथा ऑप्शन सही है। पांचवा हम लोग का क्वेश्चन है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। ओके, मतलब जिससे रेशा प्राप्त होता है। हम लोग का ऑप्शन है जौ, यहाँ रखर रखर पता नहीं, यहाँ शायद मैंने गलत लिख रखा है, यहाँ कुछ अलग फसल होनी चाहिए। ठीक है, जूट और कॉफ़ी, मतलब कॉफ़ी की फसल, किससे हमें रेशे प्राप्त होते हैं। तो सब जानते हैं कि जो जूट का पौधा है ना, इससे हमें रेशा प्राप्त होता है। तो ये हम लोग का ग ऑप्शन सही है, पांचवे का। ठीक है, चलिए छवे पे चलते हैं। छवा प्रश्न आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है। अब देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, तमिलनाडु। अब देखिए, काफी सारे लड़के ना, मतलब पवन ऊर्जा के लिए आप जानते हैं, मतलब काफी सारे लड़के राजस्थान पे जाएंगे। मैं जानता हूँ 90% लड़के। देखो, राजस्थान तो है ही, ठीक है, लेकिन एक विशाल केंद्र ना, मतलब अगर आप अपना चैप्टर पढ़ोगे भूगोल वाला, तो उसमें आपको लिखा है तमिलनाडु पे फोकस किया है, तो यहाँ उसके अनुसार तमिलनाडु ही आंसर होगा। ठीक है, तो भारत में पवन ऊर्जा का जो विशाल केंद्र है वो कहाँ है, तमिलनाडु में है। राजस्थान में भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मतलब आपके चैप्टर के अनुसार ये इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। अगला हम लोग का सातवां प्रश्न है और ऑब्जेक्टिव का लास्ट प्रश्न, एक तरह से मैं बोल सकता हूँ। क्या है प्रश्न कि निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। ओके, यहाँ पे निम्न में कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। पाइपलाइन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन। कहने का मतलब कि जो मतलब यहाँ जो ये परिवहन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा परिवहन भारत में मतलब सबसे प्रमुख है या सबसे अधिक उपयोगी होता है। तो आप सब जानते हो कि भाई सड़क परिवहन, क्योंकि सड़क परिवहन ही सबसे उपयोगी है।
मतलब सबसे उपयोगी और सबसे अधिक उपयोग होता है। ठीक है, वायु परिवहन तो है नहीं क्योंकि इससे सब लोग यात्रा नहीं कर सकते। रेल परिवहन है, लेकिन मतलब रेल परिवहन से कहीं ज़्यादा सड़क परिवहन का यूज होता है। और पाइपलाइन तो ये तो सीधा गलत है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ये। तो ये 7 हम लोग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। D2 देखिएगा ऑप्शन सहित आप लोग के एग्जाम में ये सब फंसेंगे। ठीक है, अब चलिए कुछ इधर हम लोग के सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इनको हम लोग देख लेते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो जो फर्स्ट प्रश्न है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ही प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया? ऐसा ये प्रश्न पूछता है। ठीक है, एक ही में, और यह प्रश्न आप लोग को बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क में पूछता है। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर आप लोग क्या लिखोगे? उत्तर आप लोग लिखोगे, ठीक है, कि जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वन बिस्मार्क, देखिए इनका नाम याद रखना है आप, ऑटो वन बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। ठीक है, तो जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किसको घोषित किया गया, कौन घोषित हुआ? ठीक है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा कि विलियम प्रथम। क्लियर है? तो आई होप आपको ये प्रश्न पहला याद हो गया होगा अच्छे से। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग का ये सॉरी यहाँ पे ये मतलब यहाँ सेकंड नहीं होना चाहिए, ये गलत टाइप हो गया है, ये सेकंड होना चाहिए। ठीक है, चलिए ऑटो वन बिस्मार्क, देखिए यहाँ मैं इसको सेकंड कर देता हूँ, इसको मैं ये थर्ड, ये हम लोग का फोर्थ प्रश्न, और ये नीचे 5। ठीक है, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, चलिए होता है। देखिए मैं खुद ये प्रश्न सारे एक एक ना मैं खुद टाइप करता हूँ, लिखता हूँ, तो भाई ऑब्वियसली कि थोड़ी गलती हो जाए, क्योंकि मतलब इंसान से ही तो गलती होती है। चलिए, ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? 2 कारण लिखिए। वेरी वेरी यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई साल आप लोग के बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न आ चुका है कि ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है। जी हमारे दोस्त, जो ऑटो वन बिस्मार्क है वो जर्मनी के एकीकरण का जनक इनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? चलिए इसमें हम देख लेते हैं। मतलब उसके आपको क्यों कहा जाता है उसके हम मतलब हमें 2 कारण लिखना है। तो देखिए बिस्मार्क ने, यानी बिस्मार्क शॉर्ट में लिखा है ऑटो वन बिस्मार्क, पूरा आप लिख सकते हो कि ऑटो वन बिस्मार्क ने सुधार एवं यहाँ देखिए कूटनीति रहना चाहिए। ठीक है, कूटनीति के अंतर्गत जर्मनी के क्षेत्रों का प्रसाकरण अथवा प्रसा का एकीकरण करने का प्रयास किया। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड आप लोग लिख दो, बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह नीति का पालन किया, मतलब रक्त और लौह नीति अपनाकर और जर्मनी का एकीकरण किया। तो ये 2 कारण आप लोग लिख देना। ठीक है, सिंपल। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जैव और अजैव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके भूगोल से है। ठीक है, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। 2 मार्क में ये प्रश्न आप लोगों को बोर्ड एग्जाम पूछता है, और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी मतलब पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए जैव संसाधन क्या होते हैं, सिंपल इसकी आप हेडिंग डाल दीजिएगा, उत्तर लिखकर आप हेडिंग डाल दीजिएगा फर्स्ट जैव संसाधन, और लिखिएगा कि वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी आदि, ये सब क्या है, जैव संसाधन है। ठीक है, अगला देखिए अजैव संसाधन, आप यहाँ सेकंड लिख दीजिएगा, अजैव संसाधन। अब अजैव संसाधन क्या होता है, तो वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। ठीक है, या निर्जीव वस्तु से बने हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। या सिंपल ये भी लिख सकते हैं कि मतलब जिनकी प्राप्ति, या चलिए यही ठीक है, वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। इसका मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखा, एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका मेज हो गया, ठीक है, आपकी कुर्सी हो गई, ठीक है, आपकी मोबाइल भी एक मतलब इसमें ही आ जाएगी। ठीक है, उसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे आप उदाहरण लिख सकते हो जिनमें मतलब जीवन व्याप्त नहीं होता है। जिनमें जीवन व्याप्त होता है वो जैव संसाधन हो जाएंगे, जिनमें जीवन व्याप्त नहीं होता है वो अजैव संसाधन हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, तो आई होप आप जैव और अजैव के मतलब संसाधन के बारे में समझ गए होंगे और इनके उदाहरण के बारे में भी समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसके बाद, लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है? ओके, डेमोक्रेटिक व्यवस्था मतलब जो है सिस्टम वो क्या है? तो देखिए जो अभी हम लोग हैं ना वो लोकतांत्रिक, यानी हम लोग डेमोक्रेटिक है। ठीक है, इसमें क्या है कि मतलब किसी डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक होने का मतलब क्या है, ये है कि मतलब जो मतलब कोई मतलब देश है ना, मान लीजिए, तो उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार ना होना। ठीक है,
वही क्या होता है, अगर ऐसा नहीं है तो वो डेमोक्रेटिक होता है। ठीक है, मतलब एक तरह से बोले तो जनता के द्वारा मतलब जहाँ राज होता है, ठीक है, जहाँ जनता एक तरह से बोल सकते हैं कि राजा होती है, वही क्या होता है, डेमोक्रेटिक होता है, डेमोक्रेटिक देश होता है, लोकतांत्रिक मतलब देश होता है। ठीक है, तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है, तो देखिए यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके केंद्र में लोग होते हैं। ठीक है, लोग हों अर्थात लोगों द्वारा बनाई सरकार जो लोगों के हितों के लिए काम करेगी तथा लोगों की इच्छा तक ही मतलब बनी रहेगी। ऐसा नहीं कि अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी करे। ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार एक राज्य है, जनसंख्या बढ़ी उस राज्य में, तो हाँ चलो यहाँ के 1 लाख लोगों को पॉइजन देकर मार दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है, इसका मतलब आप समझ गए, सिंपल अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं कि ऐसी मतलब एक ऐसी शासन व्यवस्था, ठीक है, या एक ऐसी सरकार जिसमें या जिसमें लोगों का मतलब खुद शासन हो। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था कहलाती है, एक तरह से आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अगला है हम लोग का पांचवा, चौथा के बाद पांचवा कि रोपड़ कृषि की 2 विशेषताएं बताइए। तो देखिए रोपड़ कृषि की 2 विशेषताएं निम्न हैं या निम्नलिखित है, आप लोग लिख दोगे। और फर्स्ट आप यहाँ लिख दोगे कि रोपड़ कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, यानी बहुत अधिक क्षेत्र में की जाती है। ठीक है, और इस कृषि में अधिक पूंजी और श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ये 2 आप लोग याद कर लीजिएगा, 2 मार्क में ये प्रश्न आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में देखा। इस वीडियो में मैं इतना ही अभी के लिए रहने देता हूं, आप इतने प्रश्नों को याद कीजिए। मैं इसी तरह छोटी छोटी वीडियो कर आपको बहुत सारे जी हमारे दोस्त प्रश्न लाऊंगा। आप छोटा छोटा देखिए, हम लोग का दिमाग जो है ना ऐसे ही काम करता है कि आप थोड़ा थोड़ा याद करेंगे तो वो मतलब जल्दी याद हो जाएगा और अधिक अधिक दिनों तक याद रहेगा। आप सोचोगे एक ही दिन पूरी बुक याद कर लूँ तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन आप सोचोगे कि हाँ मैं 30 दिन या 40 दिन या इतना प्लान बना लूँ, इतने में मैं पूरी बुक धीरे धीरे याद कर लूँ, आप याद कर लोगे और वो आपको ज़्यादा दिन तक याद भी रहेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ कि आपके लिए काफ़ी मतलब ये हेल्पफुल आसानी से याद हो जाए। बाकी अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और उसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे मतलब वीडियोज के लिंक मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट का मैं लिंक डाल दूंगा, आप उन पर क्लिक कर जाकर और भी वीडियो देख सकते हैं। बाकी आप यूट्यूब पे भी सुपर फास्ट क्लासेस सर्च कर हमारे चैनल पे जाकर और बहुत सारी वीडियोज देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।